नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रीनू। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को हटा दिया गया। उनकी जगह हरियाणा कांग्रेस की तेज तर्रार और दलित महिला नेता कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। कुमारी शैलजा कांग्रेस में कई पदों पर रह चुकी हैं। 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी कुमारी शैलजा। तो 1991, 1996 और 2004-2009 में लोकसभा की सदस्य भी रहीं। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मंत्री थी। कुमारी शैलजा एक बार राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की भी कुमारी शैलजा अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो वही कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा जी को बधाई। हम कांग्रेस कार्यकर्ता आपका स्वागत करते हैं। हम सबको विश्वास है कि आपके अनुभव और कुशल नेतृत्व का लाभ मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने पीएल पुनिया को भी धन्यवाद दिया और लिखा कि हम सब ने आपके नेतृत्व से बहुत कुछ सीखा है। तो कुमारी शैलजा को कांग्रेस का महासचिव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया है। शैलजा ने ट्वीट कर लिखा, एआईसीसी की महासचिव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि पार्टी आलाकमान की ओर से मुझे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगी और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करती रहूंगी। और इसी बीच रायपुर से एक खबर है, जहां प्रभारी बदले जाने पर कांग्रेस संचार प्रमुख का बयान आया। यह सामान्य संगठनिक प्रक्रिया है। सुशील आनंद शुक्ला का बयान, कुमारी शैलजा के प्रभारी बनने से छत्तीसगढ़ में और बेहतर काम होगा। पीएल पुनिया का कार्यकाल अच्छा रहा। 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई। शैलजा जी के आने से कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। ये सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया है। कुमारी शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई हैं। बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं। अनेकों बार केंद्र में मंत्री रही हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं और एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निर्वहन किया है। बड़ी सहज, मृदुभाषी और बहुत ज्यादा विदुषी महिला हैं। उनके प्रभारी बनने से निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। इसके पहले से पीएल पुनिया जी लगभग 6.5 साल से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। उनके नेतृत्व में हमने 15 वर्ष के वनवास को काटा और उसके बाद वे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। निश्चित तौर पे अब शैलजा जी के आने से हम और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सुना आपने, कुमारी शैलजा बनी छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी। कुमारी शैलजा ने पार्टी का आभार भी जताया। खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उन्होंने ट्वीट करके आभार जताया। कई सारे पदों पर वे पहले रह चुकी हैं। काफी अच्छा कार्यकाल उन्होंने संभाला। और चलिए सीधे रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी नियुक्त की गई है कुमारी शैलजा और देखा जा रहा है कि उत्साह तो है ही कांग्रेसियों में। ये भी माना जा रहा है कि अब और बेहतर तरीके से काम होगा। जी, कांग्रेस में क्योंकि बड़ा बदलाव यहां पर हुआ है रीनू, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा ये बदलाव चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए किया गया है। और एक तरह से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक तरह से बड़ा बदलाव हो सकता है और पीएल पुनिया की जगह कोई नया चेहरा जो है वो उनको छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी का दायित्व मिल सकता है। और कुमारी शैलजा के रूप में वो चेहरा अब सामने आया है जिन्हें छत्तीसगढ़ का दायित्व मिला है। और अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 2018 से पहले बीके हरिप्रसाद जो थे वो प्रदेश प्रभारी थे। उनके बाद पीएल पुनिया प्रदेश प्रभारी बनाए गए और अब एक तरह से कुमारी शैलजा को ये जिम्मेदारी दी गई है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर के एक तरह से पूरी रणनीति जो है वो कांग्रेस ने तैयार की है
अहम बैठक इसके पहले सीडब्ल्यूसी की हुई थी दिल्ली में, जिसमें एक तरह से रायशुमारी की गई और उसके बाद ये पूरा फैसला लिया गया, क्योंकि कांग्रेस में भी बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली है और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह के बदलाव जो हैं वो प्रदेश प्रभार में देखे जा सकते हैं। और क्योंकि पीएल पुनिया के नेतृत्व में ये कहा जा सकता है कि 2018 के चुनाव में उनकी अहम भूमिका रही है और वो प्रदेश को बखूबी समझते थे, लेकिन पिछले दिनों के बाद बदलाव की जरूरत महसूस की गई और उस बदलाव के तहत कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। देखना ये होगा कि उनके नेतृत्व का कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाता है, क्योंकि आने वाले चुनाव की पूरी रणनीति, पूरा रोड मैप कांग्रेस ने तैयार कर लिया है और उसी रणनीति रोड मैप के आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अब ये बात अलग है कि अब कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ की तासीर समझनी होगी। हालांकि वो इससे पहले भी छत्तीसगढ़ आती रही हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ का क्योंकि पूरा प्रभार उनको मिला है, तब आदिवासी बहुल इस राज्य की पूरी तासीर समझने के बाद ये देखना होगा कि किस तरह के और बड़े बदलाव जो है वो प्रदेश में देखने को मिलते हैं। हालांकि चुनाव में 1 साल का ही वक्त बाकी है और इसीलिए कोई और बड़ा बदलाव, किसी और बड़े बदलाव की गुंजाइश कम ही है, लेकिन इतना जरूर है कि संगठनात्मक और रणनीति के रूप में कई बदलाव जो है वो कांग्रेस के भीतर देखे जा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस और कितना निखर करके सामने आती है, क्योंकि पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी कुमारी शैलजा निभा रही थी और अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिली है और वो भी ठीक चुनाव से पहले। तो उनके सामने चुनौतियां भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक तरह से प्रदेश में क्योंकि पहले से ही सत्ता में कांग्रेस है और इस सत्ता को बरकरार रखने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो कुमारी शैलजा को दी गई है। देखना ये होगा कि उनके नेतृत्व में किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस करती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो कैसा प्रदर्शन होगा? मुख्य फोकस 2023 से विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में, उसके चलते भी कुमारी शैलजा नियुक्त की गई हैं। रायपुर से ही एक और बड़ी खबर है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस ने हिमाचल का ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में जीत की उम्मीद है और आप ये देखिए कि जब स्टार प्रचारक की भूमिका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर निभा रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के मॉडल को वहां पर प्रस्तुत किया था और ये जानकारी दी गई थी कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, किस तरीके से आमजन को भी उससे लाभ हुआ है। तो एक बार फिर से कांग्रेस ने हिमाचल का ऑब्जर्वर बनाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में जीत की उम्मीद है। बड़ी खबर है रायपुर से। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल के गरियाबंद दौरे का आज दूसरा दिन। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में करेंगे भेंट मुलाकात। कलेश्वर धाम मंदिर में सीएम करेंगे पूजा। राज्य में सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साहू संघ के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम। गरियाबंद में सीएम रात्रि विश्राम करेंगे। और खबर दिल्ली से है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का दिल्ली में मंथन आज। केंद्रीय नेता मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा। मिशन 2023 के लिए तय की जाएगी रूपरेखा। रमन सिंह, अरुण साहब, अजय जामवाल, पवन साय रहेंगे मौजूद। प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। तो मिशन 2023 को लेकर बीजेपी दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रही है। आज महत्वपूर्ण मंथन होगा। केंद्रीय नेता मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे और रूपरेखा तय की जा रही है मिशन 2023 को लेकर। और इसके चलते छत्तीसगढ़ से भी तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे रमन सिंह, अरुण साहब, अजय जामवाल बैठक में मौजूद रहेंगे। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे। संवाददाता विनीत दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, 2023 मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का आज दिल्ली में मंथन होने जा रहा है। जी रेनू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 के सहित अन्य विधानसभा और आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के 2 दिवसीय मंथन जो है वो बीजेपी कर रही है। अगर हम आगामी बीजेपी के विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो 2023 में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी का फोकस जो है वो छत्तीसगढ़ को लेकर के भी रहेगा, क्योंकि बीजेपी वहां पर 15 साल सत्ता में रही और पिछले लगभग 4 साल से वो सत्ता में नहीं है और बीजेपी के पास एक और साल है जिसमें बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर सकती है और फिर से सत्ता में वापसी की जो प्रयास है वो कर सकती है। और इसी को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में मंथन चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के
तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। पूरी तरह से मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार किस रणनीति के माध्यम से फिर से वापसी की जाए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ जो है वो बीजेपी के लिए संभावनाओं वाला राज्य है। हालांकि अगर हम बीजेपी के हमने कई नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि 2018 में भले ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और बीजेपी यह चाहती है कि 2023 में भी बीजेपी जो है वो जो विधानसभा का चुनाव हो तब वहां पर बेहतर रणनीति से काम करे। एक और बात रेणु मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक को संबोधित किया था और उनका जो फोकस था वह यह था कि चुनाव की अगर रणनीति बनाई जाती है तब वहां पर बूथ स्तर तक फोकस किया जाए, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा सके। एक और बड़ी बात हमने यह पिछले दिनों देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम होता है उसका प्रसारण जो है वो बूथ स्तर तक किया जाता है, लोग जो है वो बूथ स्तर तक सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जिस तरह से सभी चुनावी राज्यों में, अगर हम छत्तीसगढ़ के भी बारे में बात करें तो वहां पर भी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके, जिसका फायदा जो है वो चुनाव में उठाया जा सके। और इसके साथ ही साथ विभिन्न रणनीति जो है उसकी चर्चा जो है वो यहां पर बीजेपी के 2 दिवसीय मंथन में होगा, जिसका आज आखिरी दिन है। जी बहुत शुक्रिया आपका विनीत जानकारी के लिए। तो आज आखिरी दिन है और आप देखिए कि बूथ स्तर तक मजबूती लाने के लिए आप रूपरेखा तय की जानी है और मंथन लगातार हालांकि बीजेपी में चलता रहता है। न्यायधानी बिलासपुर में 3 साल से बंद पड़ी सिटी बसों का सफर फिर से शुरू हो गया है। 6 बसों को मेयर, एमडी और अफसरों ने हरी झंडी दिखाकर रूट पर रवाना किया। अभी 6 बसें शहर में दौड़ेंगी। 1.5 महीने बाद फिर 25 बसों का संचालन किया जाएगा। अगले 1.5 महीने बाद फिर 19 बसों को शुरू किया जाएगा। यानी बिलासपुर में आने वाले दिनों में 50 सिटी बसें चलेंगी। कोरोना की वजह से 3 साल से बिलासपुर में सिटी बसों का परिचालन बंद था। चलो रायपुर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पहल की है। यातायात पुलिस ने ऑटो संघ के साथ बैठक कर कई तरह के नए निर्णय लिए हैं, जिसके तहत चौक चौराहों से 100 मीटर दूर सवारी बैठाना उतारना होगा। ऑटो में सामान छूट जाने पर तत्काल स्थानीय थाने में जमा करना होगा। नए ऑटो स्टैंड का निर्माण करना भी शामिल है। और आपको बता दें कि शहर में लगातार ऑटो की संख्या बढ़ती जा रही है। बेतरतीब ड्राइविंग और पार्किंग के कारण जाम की समस्याएं होती हैं। शहर में लगातार ऑटो की संख्या बढ़ने से जाम की स्थिति लगातार निर्मित होती है। अब इस जाम से निजात दिलवाने के लिए और शहर वासियों को सुविधा दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और ऑटो संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस तरह से चौक चौराहे पे, चाहे राजधानी रायपुर के किसी भी चौक चौराहों की बात हो, यहाँ पे चौक पे वो है सवारी ना तो चढ़ाएंगे और ना ही सवारी को अपने ऑटो से उतारेंगे। उन्हें इस तरह से किसी भी चौक से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे जाके सवारी बैठाना और उतारना होगा। इतना ही नहीं बल्कि अन्य भी कई तरह के निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत अगर ऑटो में कोई सामान छूटे तो फिर उसे ऑटो वालों को तत्काल किसी भी नज़दीकी थाने में जमा कराना होगा। साथ ही साथ शहर के कई स्थानों पे ऑटो के लिए जो है वो स्टैंड भी बनाने की बात कही गई है, ताकि जो ऑटो है वो तय स्थान पे पहुंचे, ताकि जाम की जो स्थिति है वो निर्मित ना हो। और इस तरह से सड़कों पे जो ऑटो का जो लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, इससे शहरवासियों को राहत मिल सके। बहरहाल देखना होगा कि इससे पहले भी इस तरह से ट्रैफिक में सुधार के लिए लोगों को राहत देने के लिए कई तरह के निर्णय तो लिए गए, कई तरह के उपयोग किए गए, प्रयोग शहर में किए गए, लेकिन तमाम उपयोग और प्रयोग जो है वो नाकाफी ही हर बार साबित होते हैं। तो इस बार जो नया निर्णय लिया गया है, इसके तहत लोगों को कितनी राहत मिल पाती है और इस तरह से ऑटो की न केवल मनमानी बल्कि उनके बेतरतीब चालन से लोगों को कब तक सुविधा मिल पाएगी और इस मुसीबत से लोग कब तक बच पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन राजन सिंह के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीस। धमतरी के गंगरेल बांध से रबी फसल के किसानों को इस बार पानी नहीं दिया जाएगा। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में पानी नहीं देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। गंगरेल बांध के मरम्मत के कारण इस बार रबी फसल के लिए किसानों को पानी नहीं मिलेगा, तो वहीं दलहन और तिलहन की फसल के लिए सोंढूर बांध से पानी की सप्लाई की जाएगी। बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पराली जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। रायपुर कलेक्टर ने किसानों से अपील की,
अन्नदाता से की पराली दान करने की अपील, किसानों को कलेक्टर ने दी चेतावनी। जहां पराली जलाने पर एनजीटी के आदेशानुसार होगी कार्रवाई। पराली को इकट्ठा करने के लिए बेलर मशीन की व्यवस्था, मशीन से इकट्ठा पराली को गठानों में भेजा जाएगा। और संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है और इससे कहीं ना कहीं काफी नुकसान भी होता है, प्रदूषण होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा रेनू। और छत्तीसगढ़ में पराली को एक तरह से पैरे के रूप में लिया जाता है, पैरा कहा जाता है, और पशु चारा के रूप में लोग इसका उपयोग करते हैं। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में अब तक पराली जलाने की परंपरा नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया कि कई इलाकों में पराली जलाने की शिकायतें आई और एनजीटी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी जगह पराली नहीं जलाई जाए और जलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्हीं नियमों के तहत अगर पराली जलाई जाती है तो कार्रवाई होगी। रायपुर जिले में कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इसके लेकर के बाकायदा निर्देश जारी किए हैं। और एक अहम बात ये भी कि छत्तीसगढ़ में क्योंकि गौठान भी बने हुए हैं और गौठानों में जो तमाम गांव वाले हैं वो अपने पशुओं को वहीं रखते हैं, तब ऐसे में ग्रामीणों से ये अपील की जा रही है कि पराली अगर आप जलाते हैं तो उससे बेहतर है कि उसे गौठानों में दान कीजिए, क्योंकि ताकि उसका जो उपयोग है वो एक तरह से पशु चारे के रूप में हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये अपील लोगों से कर चुके हैं कि पैरादान के जरिए जो है पराली जलाएं ना, बल्कि उसको दान करें। तो एक तरह से ये निर्देश, ये अपील तो की गई है, साथ ही साथ चेतावनी भी एक तरह से जारी की गई है कि अगर पराली जलाई जाती है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो एनजीटी के निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त निर्देश दिए गए हैं, देखना ये होगा कि इसका असर कितना दिखाई देता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत जानकारी के लिए। तो अब देखना यही है कि इस आदेश का कितना पालन होता है और कितना प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। जंगल से आवासीय क्षेत्र की ओर भालू के आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। भोजन की तलाश में आवासीय इलाकों में भालू के पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। कांकेर के गोविंदपुर इलाके में फिर से भालू के पहुंचने से लोगों में डर का माहौल बन चुका है। हालांकि कुत्तों के झुंड ने भालू को खदेड़ दिया। उधर रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 भालू के पहुंचने से हड़कंप मच गया। भालू को लेकर लोग यहां बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। लोग भालू के काफी नजदीक जा रहे हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जहां पर भालू के काफी नजदीक लोग पहुंच रहे हैं और ये कहीं ना कहीं खतरनाक भी है। वहीं दूसरी तरफ कांकेर में जब भालू रिहायशी इलाके में पहुंचा तो कुत्तों के झुंड ने उसे खदेड़ दिया। तो रहवासी इलाकों की तरफ भालू का आना जाना लगातार जारी है और भोजन की तलाश में भालू रहवासी इलाकों की तरफ रुख करते हैं और इस दौरान लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। भालू के काफी नजदीक जाते हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, भालू हमला कर सकता है। रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती हैं। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां ठंड से ठिठुरेगा छत्तीसगढ़। प्रदेश में चलेगी शीतलहर। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने वाली हवाओं की वजह से अब ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। ठंडी हवाओं के आने से तापमान में गिरावट जारी है। अगले 2 दिनों में 3 डिग्री तक पारा गिरेगा। अब प्रदेश भर में तेजी से ठंड बढ़ेगी। तो अब ठंड से ठिठुरेगा छत्तीसगढ़। प्रदेश में चलेगी शीतलहर। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने लगी ठंडी हवाओं के आने से तापमान में गिरावट जारी है। अगले 2 दिनों में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। अब प्रदेश भर में तेजी से बढ़ेगी ठंड।
और सूरजपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां तक कि 8 डिग्री के नीचे भी कई बार तापमान देखा गया है। लेकिन नगरीय निकायों के सार्वजनिक स्थलों पर अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यहां तक कि सूरजपुर के बस स्टैंड, जिला अस्पताल सहित सार्वजनिक स्थलों पर भी जिला प्रशासन की पहल नहीं हुई है। ठंड के चलते सुबह और रात में सड़कें सुनसान नजर आती हैं। वहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जल्द ही अलाव की व्यवस्था करने की बात करते नजर आए। तो जरूर आ गया है और सरकार ने निर्देशित भी किया है, जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है ऐसे नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों को कि आप उनकी सार्वजनिक जलाव का व्यवस्था करें। और मेरी जानकारी में नहीं है कि किए ही नहीं किए हैं, ऊपर निर्देशित हो चुका है। नहीं किए होंगे तो हम लोग स्वयं भी बात करेंगे। इसमें हम लोग नगर पालिका और जो जनपद हैं वहाँ पे जो ब्लॉक मुख्यालय है और नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पे हम लोग निर्देशित करेंगे कि जो नगरीय निकाय हैं और जो ग्राम पंचायतें हैं वो यहाँ पे अलाव की व्यवस्था करेंगे। इस पर ध्यान दिया जाए। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां शहर में पुलिस ने की मोटरसाइकिल से गश्त। अपराधियों पर अंकुश लगाने की पुलिस की मुहिम। 3 थाने के टीआई, एएसपी, सीएसपी सहित जवानों का गश्त। शहर के चौक चौराहों और दूसरी जगहों पर गश्त करती दिखी पुलिस। तो खबर राजनांदगांव से है, जहां पर शहर में पुलिस ने मोटरसाइकिल से गश्त किया। अपराधियों पर अंकुश लगाने की पुलिस की मुहिम। 3 थानों के टीआई, एएसपी, सीएसपी सहित जवानों का गश्त। शहर के चौक चौराहों और दूसरी जगहों पर गश्त करती पुलिस नजर आई। जशपुर जिला जेल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 2 कैदी फरार हो गए। दोनों कैदी बलात्कार और हत्या के मामले में विचाराधीन थे। कैदियों के भागने की खबर के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इन दोनों कैदियों की खाना बनाने की ड्यूटी लगाई गई थी और दोनों शौच का बहाना बनाकर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। कैदियों की तलाश जारी है। आज सुबह जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा बताया गया कि 2 कैदी जशपुर में जेल की दीवार को फांद कर भाग गए हैं। तत्काल जो है पुलिस के द्वारा सारे थाना क्षेत्रों में अलर्ट कराया गया और बस स्टैंड, बॉर्डर्स सब जगह चेकिंग प्रारंभ कर दी गई। कुछ समय पहले मेरे द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो वहाँ पे। और चलिए अब देखेंगे टॉप 40 खबरें।